Welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about X-ray diffraction. तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्स-रे और एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हिस्ट्री देखेंगे, फिर कंपोनेंट्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हुए फिर हम पावर देखेंगे XRD यानी कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन की, एंड सिंगल क्रिस्टल XRD देखेंगे। फिर एप्लीकेशंस और सेफ्टी के बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोगों को मोटिवेट करती है, या फिर हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों के अंदर प्रोत्साहन प्रोड्यूस करती हैं, इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करती है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए। तो हम देखते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है वो यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मतलब कि ऐसे सॉलिड्स जो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, क्रिस्टल से मिलकर के बनते हैं, है ना। उनके बारे में देखने के लिए ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बहुत ये कोई एक सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलकर के बना है ना। जैसे कि ये बहुत सारी छोटे छोटे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हो गए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, इनसे मिलकर के बना है और इसने क्या बना रखा है, सॉलिड फॉर्म बना रखा है। तो इसके बारे में जब हमें स्टडी करनी होगी तो हम किसके थ्रू देखेंगे, एक्सरे के थ्रू देखते हैं। यूज़फुल इन बायोकेमिस्ट्री, ये किस में यूज़फुल होता है, बायोकेमिस्ट्री में यूज़फुल है। इसके अलावा ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, टू सॉल्व द 3D स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी 3D स्ट्रक्चर है, कोई कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है ना, उनके 3D स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ब्रिज बिटवीन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये क्या है, ब्रिज का काम करता है बिटवीन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। इनके बीच में ये क्या करता है, ब्रिज एज अ ब्रिज काम करता है, और ये हेल्प करता है एक दूसरे की स्ट्रक्चर्स के बारे में, 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने के लिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट जो होती हैं फिज़िक्स के अंदर, उनकी स्टडी के लिए, बायोफिज़िक्स की स्टडी के लिए, मेडिकल फिज़िक्स के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में भी ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि एक्सरे क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सरे। बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बीम है, मतलब कि जो EMV वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका मतलब वो जो लाइट होती है उससे जो प्रोड्यूस होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो क्या होती हैं, एक्सरे होती हैं। इनकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है देन विजिबल लाइट से इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि जब अपन मूव कर रहे हैं इधर से इधर की तरफ, तो यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज़ होते हुए जा रही है, तो ये क्या है, विजिबल लाइट। और यहाँ पे क्या होंगी, एक्स रेज होंगी, क्योंकि इनकी क्या होंगी, वेवलेंथ कम होती है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। क्योंकि जो एनर्जी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, E = Hc/λ, जो कि लैम्डा की क्या हो गई, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए अगर इनकी वेवलेंथ हाई है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और ये कैसी होती हैं, ज़्यादा पेनिट्रेटिव होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ हाई होती है तो इनकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव होती हैं। इसके बाद देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन की, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हिस्ट्री क्या रही है। 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी की गई थी, रोएंगटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। 1914 में इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया गया क्रिस्टल का, मेड बाय निपिंग एंड वॉन लुई के द्वारा। किसके द्वारा, निपिंग एंड वॉन लुई के द्वारा। इसके बाद 1915 में, मतलब कि एक साल बाद, थ्योरी दी गई टू डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की फ्रॉम डिफ्रैक्शन पैटर्न, जिसको डेवलप किया था ब्रैग ने। फिर 1953 में क्या हुआ, DNA का जो स्ट्रक्चर है उसको सॉल्व किया गया वॉटसन और क्रिक के द्वारा, है ना। वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये जो मॉडल था वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था DNA का, है ना। इसकी स्टडी या फिर इसको जो सॉल्व किया था किसके द्वारा किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ही किया गया था। अब क्या है, नाउ डिफ्रैक्शन इम्प्रूव बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है और इसको इम्प्रूव किया गया है। आजकल ये मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को, एंड इन मेडिकल एप्लीकेशंस, मतलब कि मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या है, फर्स्ट एक्सरे है जिसकी स्टडी, मतलब जो सबसे पहले देखा गया था, ठीक है। इस तरीके का कुछ सबसे पहला एक्सरे स्ट्रक्चर या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न सीन हुआ था।
ठीक है, फिर आते हैं एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एन एनोड, जब हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं एनोड वाले रीजन पर इन अ सील्ड वैक्यूम। एक सील्ड वैक्यूम मतलब वैक्यूम जहाँ पर क्या होता है, एयर एब्सेंट होती है। ठीक है, ऐसे एरिया में जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रहा है। कौन से पार्ट से जनरेट होता है, एनोड वाले रीजन से। एनोड कौन सा होता है, नेगेटिव वाला। यहाँ से क्या है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, और ये कहाँ पर, एनोड वाले रीजन पर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से क्या है, एक्स रे प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, एनोड जो होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, कॉपर, आयरन और मोलिब्डेनम का बना हुआ होता है। एक्स रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्स रे क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके ऊपर स्ट्राइक किया है जा करके, जिसकी वजह से क्या है, इससे रेडिएशंस निकल रही हैं, इसलिए ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इनके अंदर इनफ एनर्जी होती है टू कॉज आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये क्या है, जो टारगेट है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो जनरेट हो रहे हैं, वो क्या है, टंगस्टन का बना हुआ है। अब यहाँ से जो फिलामेंट है, जहाँ से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और इस टंगस्टन के टारगेट पर क्या हो रहे हैं, जा करके स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे कि क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, या फिर अपन कहें एक्स रेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर हो रही है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये हो रही है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम में क्या होता है, एयर एब्सेंट होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, व्हाट इज़ एक्सरे डिफ्रैक्शन की। एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर कहें एक्सआरडी क्या होता है। ये क्या है, मोस्ट यूज़फुल इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। सबसे ज़्यादा किस में यूज़ किया जाता है, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, जो कि क्रिस्टल के बने हुए होते हैं, उनको कैरेक्टराइज करने के लिए, उनकी पहचान करने में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिरामिक्स मेटल्स है ना, इंटर मेटेलिक्स और मिनरल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी स्टडी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो एक रैपिड और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, मतलब बहुत जल्दी होने वाली, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब कि इससे कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल डायमेंशन से मतलब कि जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई भी 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट हैं, है ना, तो वो इसके एक यूनिट पर जाकर, मतलब कि ऐसा कि नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही अपन को इमेज प्रोवाइड करेगी, ये क्या करती है, एक सिंगल यूनिट तक की अपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, उसकी क्या डायमेंशंस हैं, उसकी भी अपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी को क्या बोला जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर होता है एक्सरे का सोर्स होता है, जहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, डिवाइस होती है फॉर रेस्ट्रिक्टिंग वेवलेंथ रेंज, मतलब कि जो वेवलेंथ की रेंज है उसको अप्रोप्रिएट बनाए रखने के लिए इसमें एक डिवाइस होती है, जिसको बोला जाता है गोनियोमीटर। इसके अलावा इसमें सैंपल होल्डर होता है, जहाँ पर सैंपल को रखा जाता है। इसके अलावा इसमें रेडिएशन डिटेक्टर होता है, जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है कि किस फ्रीक्वेंसी की और किस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर आता है इसके अंदर सिग्नल प्रोसेसर एंड रीड आउट, मतलब कि एक इसमें सिग्नल प्रोसेसर होता है, जो कि उन सिग्नल्स को प्रोसेस करके उनकी एक पर्टिकुलर इमेज हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है। ये क्या है, एक्सरे का सोर्स है, जहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या प्रोड्यूस, यहाँ पर प्रेजेंट है, एक मास्क प्रेजेंट है, एक जाली टाइप का कुछ मास्क जैसा कुछ होता है। ठीक है, इस और यहाँ पर एक फर्स्ट वाली जो है वो क्या है, बीटा फिल्टर है, और सेकंड वाली है डाइवर्जेंस स्लिट, जो कि क्या करती है, इसको डाइवर्ज करती है। फिर यहाँ पर मास्क प्रेजेंट है, फिर यहाँ से क्या है, ये एक्सरे प्रोड्यूस होंगी और यहाँ पर सैंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर सैंपल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें क्या है, गोनियोमीटर प्रेजेंट है, जो कि वेवलेंथ को डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ से आने वाली जो एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर रहा है। फिर ये क्या है, यहाँ से प्रोड्यूस होकर के ये स्लिट्स के ऊपर क्या होती हैं, स्ट्राइक करती हैं, फिर जहाँ से वो मोनोक्रोमेटर के ऊपर जाती है। और मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ये क्या करता है, लाइट को एक दिशा प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अलग अलग यहाँ से आने वाली जो लाइट है ना, इनको क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये मोनोक्रोमेटर के बाद ये कहाँ पर जा करके स्ट्राइक करते हैं, डिटेक्टर पे जा करके स्ट्राइक करती है, जहाँ पर इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके बेसिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि एक्सआरडी वर्क कैसे करता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन वर्क कैसे करता है।
अ कंटिन्यूस बीम ऑफ एक्स रे इज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल। जो कंटिन्यूस बीम है एक्स रे का, है ना, वो क्या किया जाता है, क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट किया जाता है। यहाँ से कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, बीम प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये क्या है, क्रिस्टल है, इसके ऊपर। द डिफ्रैक्टेड रेडिएशन इज़ वेरी इंटेंस। अब इससे जो डिफ्रैक्ट हुई है रेडिएशन, ये क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होंगी। इन सर्टेन डायरेक्शंस, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। अब ये जो डायरेक्शंस होती हैं करस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द क्रिस्टल। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, ये जो क्रिस्टल है इसकी जो लेयर है इससे क्या हो रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जब डिफ्रैक्शन पैटर्न इज डिटेक्टेड, अब यहाँ पर जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो किसके द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और इमेज प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हाउ डिफ्रैक्शन वर्क्स, कि डिफ्रैक्शन वर्क कैसे करता है। जो ब्रैग साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया था इसके लिए। द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस, जो बीम रिफ्लेक्ट होता है लोअर सरफेस से, वो ट्रैवल करता है फार्दर, यानी कि बहुत दूर तक, देन द वन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस, उससे जो कि रिफ्लेक्ट होता है अपर सरफेस से। मतलब ये क्या है, लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है। यहाँ से बीम इंसिडेंट हो रहा है, एक जा रहा है लोअर सरफेस पे, एक जा रहा है अपर सरफेस से। अब जो लोअर सरफेस वाला जो बीम है वो ज़्यादा दूर जाएगा एज़ कंपैरेटिवली टू अपर सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये लॉ किसने दिया था, ब्रैग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। इफ़ द पाथ डिफरेंस इक्वल, अगर इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल के वेवलेंथ के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर, तो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ब्रैग लॉ गिव्स द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्रैग लॉ क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करता है। और ये जो वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, 2d साइन थीटा के इक्वल होती है। ये थीटा क्या है, ये वो एंगल है जो कि क्या है, इंसिडेंट बीम और जो रिफ्लेक्टेड बीम है उनके बीच में बनता है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस से। ठीक है, और डी क्या है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, दोनों जो सरफेस है इनके बीच की। ठीक है, अब बढ़ते हैं सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर। यूज़ टू डिटरमाइन, ये किस लिए यूज़ किया जाता है सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसको यूज़ किया जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, उसके ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन परफेक्शन, है ना, मतलब उसके अंदर किस तरीके के परफेक्शंस हैं, इम्परफेक्शंस अगर कुछ हैं तो उन चीज़ों को भी डिटरमाइन करने के लिए इसको किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सैम्पल इज़ इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, और जो सैंपल है उसके ऊपर किस तरीके की लाइट डाली जाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है। ये क्या है, इजी है टू इंडेक्स एंड सॉल्व द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इट इट्स डिफ्रैक्शन पीक इज़ यूनिकली रिजॉल्व, क्योंकि जो इसका डिफ्रैक्शन पीक आता है वो अपने आप ही एक अलग तरीके से क्या किया जाता है, रिजॉल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्स रे पाउडर डिफ्रैक्शन क्या होता है, मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन एक्स रे डिफ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन एक्स रे डिफ्रैक्शन इसको बोला जाता है, क्योंकि इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सिंटर्ड सैम्पल्स, क्योंकि इसको सिंटर्ड सैम्पल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेटल फॉइल्स के लिए यूज़ किया जाता है, कोटिंग एंड फिल्म्स फिनिश्ड पार्ट्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन फेज कॉम्पोजिशन, जिसको अपन कॉमनली फेज डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। व्हाट फेजेस आर प्रेजेंट, कि इसके अंदर कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट हैं। क्वांटिटेटिव फेज की एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है कि हाउ मच ऑफ फेजेस प्रेजेंट, कि कितने फेज प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है यूनिट सेल लैटिस पैरामीटर्स, और मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए। इसके अलावा एवरेज क्रिस्टलाइज साइज, मतलब क्रिस्टल का जो साइज़ है, एवरेज साइज़ है ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन सैम्पल, है ना, उसको भी एवरेज साइज़ निकालने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइट माइक्रो स्ट्रेन एंड टेक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेजिडुअल स्ट्रेस, रियली रेजिडुअल स्ट्रेन जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अब हम ये देखेंगे। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है
क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फेज़ आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। फेज़ ट्रांजिशन के बारे में मतलब कि कौन से फेज़ में ये जो लाइट है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ग्रेन, छोटे से ग्रेन के साइज़ को, माइक्रो स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्सचर के बारे में जानने के लिए यूज़ करते हैं। पॉलीमर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, फाइबर्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा जो थिन शीट कंपोजिशन होती है, कोई भी एक पतली सी फिल्म है, उसकी जो कंपोजिशन है कि वो किस तरीके से बनी हुई है, उसको डिटरमाइन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसको फास्ट, मतलब इससे क्या कर सकते हैं, फास्ट आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है मेटल का। मेटल कोई भी मटेरियल है उसको बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। ईजी सैम्पल प्रिपरेशन, सैम्पल का प्रिपरेशन बनाना है हमको, प्रिपरेशन करना है या फिर हमको, तो वो ईजीली हो जाता है। इसके अलावा जो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कंप्यूटर एडेड जो मटेरियल है, कंप्यूटराइज्ड जो मटेरियल है, उनके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है और इसको लार्ज लाइब्रेरी कहा जाता है ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब कि कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसकी जो पूरी की पूरी जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में स्टडी करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए या कौन कौन सी सेफ्टी बरतनी चाहिए, सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो क्या है? एक्सपोजर टाइप्स, शॉर्ट टर्म हाई डोज एंड लॉन्ग टर्म लो डोज। मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर दे रहे हैं तो अपन उसको हाई डोज पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं तो अपन उसको लो डोज पर यूज़ करते हैं। इस तरीक़ा का इसका एक्सपोज़र होना चाहिए। इसके अलावा इनविजिबल, ऑर्डरलेस और कलरलेस होनी चाहिए। मोस्ट एक्सपोज़र अनडिटेक्टेबल, ठीक है। लैब यूज़र्स मस्ट अंडरस्टैंड रेडिएशन सेफ्टी, जो इसको यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उनको पता होना चाहिए इसकी जो रेडिएशंस हैं उनकी सेफ्टी के बारे में, कि कौन सी रेडिएशंस जो है वो हार्मफुल हैं और कौन सी रेडिएशंस यूज़फुल हैं, उनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो उनको होनी चाहिए। एंड पास एन एग्ज़ाम टू यूज़ लैब, और उनको लेबोरेटरी में यूज़ करने के से पहले, या फिर अपन कहें उनको लेबोरेटरी में काम करने से पहले एग्ज़ाम्स को क्लियर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर उनको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी कि कौन सी रेडिएशंस को कब यूज़ करना है, तो वो उन के लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इसके अलावा सेफ गार्ड्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए लेबोरेटरी के अंदर। डू नॉट सब्सटीट्यूट फॉर नॉलेज एंड फॉलोइंग सेफ प्रोसीजर्स, और इजी मतलब सेफ प्रोसीजर्स यूज़ करने चाहिए, मतलब जिससे उनको कोई भी क्या ना हो, हार्म ना हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।